मिलेनियर खानदान की बहू बनी गरीब चाय वाली। रोज की तरह आज भी श्वेता सुबह सुबह अपनी चाय की टपरी पर चाय बना रही थी और काफी सारे ग्राहक वहां बैठे श्वेता की चाय का इंतजार कर रहे थे। तभी रघु काका कहते हैं, अरे श्वेता बेटा, जरा जल्दी हाथ चला है। जब तक तेरी अदरक वाली चाय की चुस्की न ले लूं, तब तक तो ऐसा लगता है कि सूरज भी ठीक से नहीं होगा है। भाई साहब, मैंने भी इस रास्ते से गुजरते हुए इस चाय का बहुत नाम सुना है। आज सोचा मैं भी जरा चख के देखूं कि आखिर इस लड़की के हाथों में ऐसा क्या जादू है। अरे भाई, सिर्फ नाम ही सुना है हा? आज जाकर पी के देखो, तुमको इतनी अच्छी लगेगी कि शहर के किसी 5 स्टार होटल की चाय भी फीकी लगने लगेगी। श्वेता तेजी से पतीले में चाय छानती है और कुल्हड़ों को एक एक करके लोगों को थमाती है। जैसे ही नितिन चाय पीता है और कहता है, सचमुच काका, जितनी तारीफ मैंने सुनी थी, ये चाय तो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी है। श्वेता, वाकई तुम्हारे हाथों में तो स्वाद है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग गाड़ियों से उतर उतर कर आ रहे हैं। वहीं पास में एक और चाय वाला रामू अपनी खाली दुकान के बाहर बैठा मक्खियां मार रहा है। वो ग्राहकों को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे भाई साहब, इधर भी आ जाओ। वहाँ इतनी भीड़ में क्यों धक्के खा रहे हैं? यहाँ भी ताजा चाय है। वहाँ तो टाइम लगेगा, इधर आओ, मैं भी बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। अरे भाई, नहीं नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम तो श्वेता की टपरी वाली चाय ही पियेंगे। तुम रहने दो, तुम्हारी चाय में वो बात नहीं है। ऐसा कहकर वो ग्राहक भी श्वेता की टपरी पर चला जाता है। तब रामू चिढ़कर अपने साथी टपरी वाले से कहता है, इस श्वेता ने तो पूरे बाजार की ग्राहकी पर कब्जा करके रखा है। हमारे लिए तो इसने कुछ छोड़ा ही नहीं है। इसकी दुकान पर लगातार ग्राहकों की लाइन लगी रहती है और हमारी दुकान में मक्खियां भी नहीं आती। हाँ यार रामू, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। तभी एक भिखारी बुढ़िया जिसके कपड़े फटे हुए हैं श्वेता के पास आती है और कहती है, बेटा ले, रोज की तरह मैं आज फिर आ गई। अपनी बूढ़ी दादी को एक प्याली चाय पिला दे। बिना पैसे की तू मुझे रोज चाय पिलाती है। भगवान तेरा भला करे। अरे दादी, आप आ गई, बैठिए यहाँ बेंच पर। मैं अभी आपके लिए कड़क चाय और 2 बिस्किट निकालती हूँ। श्वेता बड़े प्यार से उसे चाय देती है। नितिन ये सब देखकर कहता है, क्या ये औरत रोज आती है चाय पीने और रोज ही पैसे नहीं देती? हमारी श्वेता बहुत दयालु है भाई। ये लोगों की मदद भी करती है। ऐसी लड़कियां आज के जमाने में कम ही मिलती हैं। बातें करने के बाद रघु चाचा और नितिन वहां से चले जाते हैं। श्वेता दिन भर चाय की टपरी चलाती है और रात को वो अपने घर जाती है। तभी उसकी चाची सुनीता बाहर खड़ी होती है। वो जानवी कहती है, अरे श्वेता, तू अब आ रही है? इतनी रात तक बाहर रहती है। लड़कियों का इतनी देर तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती है। नमस्ते चाची। हाँ, आज जरा ग्राहकों की भीड़ ज्यादा थी तो दुकान समेटने में देर हो गई। देख श्वेता, तू ऐसे ही टपरी पर खड़ी रहेगी तो तेरी शादी कभी नहीं होगी। कौन ले जाएगा तुझे अपने घर की बहू बनाकर? जरा मेरी बेटी कोमल को देख, उसके लिए कितने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं। तभी पीछे से वहां कोमल आ जाती है और कहती है, माँ, मेरी बराबरी तुम इससे कहाँ कर रही हो? कहाँ मैं शहर की कॉलेज में पढ़ने वाली और कहाँ ये सड़क पर चाय बेचने वाली? हमारा और इसका कोई मुकाबला है क्या? चाची, मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूँ। मेहनत करके खाती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। जाने दो आप, मुझे माँ के पास जाना है। श्वेता तेजी से अपने छोटे से घर के अंदर चली जाती है। तब शोभा उससे कहती है, बेटा, तेरी चाची ने फिर तुझे कुछ सुना दिया क्या? छोड़ो ना माँ, उनकी तो हमेशा की आदत है। मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। माँ, ये रही आपकी दवाइयाँ। और नीलम, तूने मुझसे नई चप्पलें मंगाई थी ना, ये देख, तेरे लिए लाई हूँ। वाह दीदी, थैंक यू सो मच। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। माँ, कैसी तबीयत अब तुम्हारी? अभी थोड़ा आराम है बेटा, पर ये अस्थमा पीछा नहीं छोड़ता। माँ, मुझे शहर के एक बहुत अच्छे डॉक्टर का पता चला है। मैं वहाँ तुम्हारा इलाज कराऊंगी। बेटा, तो हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। तेरे पिताजी के अचानक हार्ट अटैक से चले जाने के बाद तूने जिस तरह उनकी चाय की टपरी संभाली, अगर तू ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। अगले दिन सुबह श्वेता दुकान के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद शोभा नीलम के साथ मंदिर जाती है। प्रार्थना करने के बाद वो मंदिर से बाहर निकलती है। तभी उसे मंदिर के बाहर जानवी और कोमल मिलते हैं। जानवी कहती है, और कैसी है भाभी? मंदिर आई थी अपनी किस्मत को चमकाने? हाँ, बस बच्चों के लिए दुआ मांगने आई थी। तुम्हारी लड़की ने तो खानदान की नाक कटा रखी है। जहाँ जाओ लोग पूछते हैं कि लड़की होकर लड़कों वाला काम क्यों करती है, टपरी लगाती है। अरे उसे घर में बिठाओ, सिलाई कढ़ाई सिखाओ, वरना कोई रिक्शे वाला देख लो या कोई गरीब आदमी और उसकी शादी कर दो। कम से कम घर से तो विदा होगी। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरी श्वेता इतनी अच्छी कि उसके साथ अच्छा ही होगा। किसी बड़े घर की बहू बनेगी वो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर शोभा और नीलम अपने घर के लिए निकल जाती हैं। इधर टपरी पर श्वेता ग्राहकों को चाय पिला रही थी तो दूसरी तरफ विवेक कल्पना से कहता है,
सचमुच तुम बहुत सुंदर हो, ये गुलाब तुम्हारे लिए है। कल शाम को मुझे उस महंगे रेस्टोरेंट में मिलना। कल्पना गुलाब लेती है और मुस्कुराते हुए अपना नंबर देकर चली जाती है। तब विवेक अपने दोस्तों के पास आता है और कहता है, देखा विवेक का जलवा, किसी भी लड़की को पटाने में मुझे देर नहीं लगती। अरे विवेक, मैं ये सब नहीं मानता। अगर दम है तो उस चाय वाली को पटा के बताओ। श्वेता नाम है उसका। बड़े बड़े लोग वहां चाय पीने आते हैं क्योंकि उसकी चाय बहुत फेमस है, लेकिन मजाल है जो वो किसी को भी भाव दे दे। अरे क्या, एक चाय वाली? चलो फिर उसी को पटाते हैं, देखते हैं उसमें कितना नखरा है। विवेक और उसके दोस्त श्वेता की टपरी पर पहुंचते हैं। राकेश श्वेता से कहता है, 3 चाय देना जरा। श्वेता चाय बनाती है। विवेक वहीं खड़े होकर श्वेता को घूर रहा है। फिर वो श्वेता के पास जाता है और कहता है, आपकी चाय से बहुत ही प्यारी महक आ रही है। अगर यही महक आपके जीवन से आए तो? चाय पीने आए हो तो चाय पियो और यहाँ से चलते बनो, फालतू बातें मुझे पसंद नहीं। ये सब सुनकर विवेक वापस अपने दोस्त के पास जाकर बेंच पर बैठ जाता है। तब राकेश कहता है, देखा विवेक, मैंने कहा था ना वो किसी को भाव नहीं देती। यार इसमें तो वाकई बहुत एटीट्यूड है, पर जितनी ये सख्त है उतनी खूबसूरत भी है। विवेक चाय पीकर अपने घर के लिए निकल जाता है, पर उसका दिमाग अब श्वेता में ही अटका हुआ है। विवेक अपने आलीशान बंगले में पहुंचता है। घर का हर कोना उसकी अमीरी की गवाही दे रहा है। सुमित्रा, दिनेश, आदित्य और भाभियां बरखा और माया हॉल में बैठे हैं। विवेक को देखकर सुमित्रा कहती है, बेटा अच्छे टाइम पर आ गया। देखिए इतनी लड़कियों की फोटो आई है, कितनी सुंदर और अमीर है, हमारे खानदान के हिसाब से एकदम सुटेबल। हाँ बेटा, तू बस हाँ कह दे, हम कल ही बात पक्की कर देते हैं। हाँ विवेक, देखिए लड़की तो मेरी तरह ही स्मार्ट और मॉडर्न है। अरे आप लोग चुप तो रहो, पहले विवेक का तो मन जान लो। माँ प्लीज मुझे अभी फोर्स मत करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कुछ दिन का समय दो। बेटा तू बहुत बार मना कर चुका है, अब और नहीं। तभी नौकर चाय लेकर आता है और सभी को चाय देता है। सब चाय पीते हैं। चाय पीकर दिनेश कहता है, अरे आज तो चाय बहुत अच्छी बनी है विवेक, ये हमारे नए रसोइया ने बनाया है, बताओ कैसी बनी है। अच्छी है भैया, लेकिन इस चाय में वो मजा नहीं है। एक लड़की है जो टपरी लगाती है, वो इतनी टेस्टी चाय बनाती है कि सब फीकी है। क्या अब हमारे घर का लड़का टपरियों पर जाकर चाय पीने लगा है? विवेक अपने स्टैंडर्ड का कुछ ख्याल है कि नहीं? चलो ये छोड़ो सब। पापा, मैंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है। मुंबई में एक बहुत बड़ा बेवरेज हाउस खोलने वाले हैं, जहां विदेशी और बड़े बिजनेसमैन डील करने आएंगे। वहां दुनिया भर के फ्लेवर वाली चाय और कॉफी मिलेगी। बहुत बढ़िया आदित्य, पर याद रखना इसमें बहुत पैसा लगा है, हमारी इज्जत दांव पर होगी। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो बदनामी बहुत होगी। अरे चिंता मत कीजिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। इधर विवेक के पिता और दोनों भाई बिजनेस की बातें कर रहे थे, तो उधर विवेक के मन में श्वेता के बारे में ही विचार चल रहा था। अगले दिन दोपहर की तपती धूप में भी श्वेता की टपरी पर ग्राहकों को चाय बनाकर वो दे रही थी। तभी विवेक भी अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ जाता है और फिर श्वेता के पास आकर कहता है, कल की कड़क चाय का नशा अब तक उतरा नहीं है, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे फालतू बातें करना पसंद नहीं है। चुपचाप चाय पीजिए और जाइए यहाँ से। विवेक चाय लेता और पीने लगता है। तभी वहां एक सफाई कर्मचारी आता है। उसने गंदे कपड़े पहने और कंधे पर झाड़ू लटका रखा है। श्वेता उसे देखते ही मुस्कुरा देती है और कहती है, अरे रामू भैया, आओ आओ बैठो यहाँ, बहुत थक गए हो गया आज सफाई करते करते। हाँ बहन, आज बहुत तेज धूप है। सोचा तुम्हारी एक प्याली चाय पी लूं तो सुस्ती निकल जाए। श्वेता बड़े प्यार से एक बड़ा कुल्हड़ भर के चाय और कुछ बिस्किट उसे देती है। वो उसे पैसे भी नहीं लेती। ये लो भैया, और बताओ तुम्हारी पत्नी की अब कैसी तबीयत है? अस्पताल से छुट्टी मिल गई उसे? हाँ बहन, इलाज तो चल रहा है, पर दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, बस ऊपर वाले का सहारा है। अरे भैया घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर श्वेता अपने डिब्बे से कुछ पैसे निकालकर उस मजदूर को देती है और कहती है, ये लो कुछ पैसे मेरी तरफ से रखो और भाभी के इलाज में लगाना। विवेक ये सब दूर खड़ा देख रहा था। तभी राकेश विवेक से कहता है, देखा विवेक, जो लड़की तो जैसे करोड़पति को घास नहीं डाल रही, वो उस गंदे मजदूर से कितने प्यार से बात कर रही है और उसे पैसे भी दे रही है। हाँ यार, ये लड़की तो सचमुच कमाल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इसकी अच्छाइयां और गुण देखकर धीरे धीरे मुझे इससे प्यार होने लगा है। क्या यार, अब होश में आ, तेरे घर वाले कभी तैयार नहीं होंगे। अरे देख लेना, एक दिन श्वेता मेरी होगी। शाम को विवेक घर लौटता है और वो बहुत खोया खोया है। खाने की मेज पर वो चुपचाप थोड़ा सा खाना खाता है और अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद विवेक की बड़ी भाभी बरखा उसके कमरे में आती है और कहती है, क्या बात है विवेक, तुम इतने खोए खोए क्यों लग रहे हो? कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं।
मुझे वो लड़की बहुत पसंद आ गई है, पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी घास डालेगी। वो बहुत ही अलग है भाभी, दुनिया की हर लड़की से अलग। इसमें बुराई क्या है विवेक? प्यार तो प्यार होता है, और अगर वो लड़की इतनी ही अच्छी है कि उसने तुम्हें बदल दिया तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी उससे बात करने। अगले दिन बरखा और विवेक श्वेता की टपरी पर पहुंचते हैं। श्वेता बरखा को भी चाय पिलाती है। बरखा चाय पीकर दंग रह जाती है और कहती है, कमाल है, सच में बहुत टेस्टी चाय है तुम्हारी। श्वेता, मैं विवेक की बड़ी भाभी हूँ। ये लड़का शुरू में थोड़ा बिगड़ा हुआ था, फ्लर्ट करना इसकी आदत थी, पर जब से तुमसे मिला है ये बदल गया है। ये तुमसे सचमुच प्यार करने लगा है। भाभी, मैं कहाँ एक गरीब चाय वाली और कहाँ आप लोग करोड़पति, और गरीबी का क्या मिलन। प्यार किसी भेदभाव को नहीं मानता श्वेता, हमें तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ऐसा कहकर बरखा और विवेक वहां से वापस चले जाते हैं। ऐसे समय बीत रहा था और विवेक अक्सर श्वेता की टपरी पर आकर चाय पीता और उसे देखता रहता था। एक दिन की बात है, शाम को आसपास की चाय की टपरी वाले इकट्ठे होकर श्वेता के पास आते हैं और रामू कहता है, देख श्वेता, तूने यहाँ जब से टपरी लगाई है तब से हमारा धंधा चलना मुश्किल हो गया है, इसलिए तू कहीं और जाकर अपनी टपरी लगा। ये दुकान आज ही खाली कर दे। लेकिन मेरे पिताजी तो यहीं टपरी लगाते थे और मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। श्वेता की बात सुनते ही रामू अपने साथ लाए हुए गुंडों को इशारा करता है। जैसे गुंडे श्वेता की दुकान तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही वहां पर विवेक आ जाता है और उन गुंडों को एक एक करके पीटता है और फिर सभी से कहता है, तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम विवेक खन्ना है। अगर आज के बाद तुम लोग इस टपरी के आसपास भी दिखाई दिए ना तो पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसते रहोगे। पुलिस और कानून मेरी जेब में रहते हैं, याद रखना। ये सुनकर सभी गुंडे और टपरी वाले वहां से भाग जाते हैं। विवेक श्वेता को प्यार से देखता है और फिर वहां से चला जाता है। श्वेता भी अब घर आती है और सारी बातें अपनी माँ को बताते हुए कहती है, माँ, आज वो नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। मुझे भी ऐसा लगता कि वो सचमुच मुझसे प्यार करता और मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। क्या सच में दीदी? वो तो बहुत अमीर है। नीलम, अमीरी से क्या होता है? माँ, मैं नहीं पिघलने वाली। मुझे पता है कि अमीर घर के लड़कों का कोई भरोसा नहीं। नहीं बेटा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। हो सकता है वो तुझसे सचमुच प्यार करने लगा हो सकता है वो तेरे प्यार में बदल गया हो। एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। अगले दिन विवेक श्वेता के पास आता है और कहता है, श्वेता, तुमने बताया नहीं क्या सोचा तुमने मेरे बारे में। ठीक है विवेक, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम अपने घर वालों को कल मेरे घर ले आना। यह सुनकर विवेक बहुत खुश हो जाता है। खुश होते हुए वो अपने घर पहुंचता है और सभी घर वालों को श्वेता के बारे में बताते हुए कहता है, माँ, पिताजी, भैया, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। क्या एक टपरी वाली, एक चाय बेचने वाली लड़की इस घर की बहू बनेगी? विवेक, क्या तेरा दिमाग ठिकाने है? लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? माँ जी सही कह रही है। मुझे तो उसे अपनी देवरानी कहने में भी शर्म आएगी। कहाँ हमारा रॉयल खानदान और कहाँ वो सड़क की धूल। माँ जी, इसमें बुरा क्या है? प्यार तो प्यार होता है और श्वेता सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। माँ, पापा, मैंने फैसला कर लिया है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ श्वेता से, वरना किसी से नहीं। विवेक, अपनी जिद छोड़ दो। विवेक गुस्से में वहां से चला जाता है और अपने कमरे में बंद हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक वो न किसी से बात करता है, न ठीक से खाना खाता है। वो बिल्कुल खोया खोया रहता है। बरखा एक बार फिर सबको समझाती है, पापा जी, देखिए विवेक की क्या हालत हो गई है। बच्चों की खुशी के आगे तो झुकना ही पड़ता है। अगर हम उससे जबरदस्ती किसी और से बांध देंगे तो वो कभी खुश नहीं रहेगा। और श्वेता, वो सच में हीरा है। ठीक है, अगर उसकी खुशी इसी में है तो हमें मंजूर है। हम कल ही शगुन लेकर उसके घर जाएंगे। अगले दिन खन्ना परिवार की महंगी गाड़ियां श्वेता के मोहल्ले की तंग गलियों में दाखिल होती हैं। लोग छतों से झांक रहे हैं। विवेक के माता पिता, भाई भाभियां सब साथ में हैं। उनके हाथों में सोने चांदी के गहने, फल और महंगे शगुन के थाल हैं। चाची और कोमल अपने दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब देख रही हैं। जानवी कोमल से कहती है, अरे इतने बड़े लोग, इतनी महंगी गाड़ियां, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ, ये तो श्वेता के घर की तरफ जा रहे। जाओ ना, देख कर आओ। इधर विवेक अपने घर वालों के साथ श्वेता के घर के अंदर आता है। शोभा सभी को प्यार से बिठाती है और तभी जानवी भी अंदर आ जाती है। तभी सुमित्रा शोभा से कहती है, हम आपकी बेटी श्वेता के लिए अपने बेटे विवेक का रिश्ता लेकर आए। ये शगुन स्वीकार कीजिए। मुझे मालूम था कि मेरी बेटी का भाग्य एक दिन जरूर बदलेगा। भगवान ने मेरी सुन ली। क्या श्वेता की शादी इतने बड़े घर में? पर ये तो चाय वाली है। चाची जी, हुनर और संस्कार अमीरी नहीं देखते। श्वेता हमारी पसंद है। रिश्ता पक्का हो जाता है। चाची मनी मन जल भुन जाती है और घर जाकर कोमल को बताती है। कोमल का चेहरा उतर जाता है। कुछ ही दिनों में धूमधाम से शादी होती है और श्वेता दुल्हन बनकर खन्ना हाउस पहुंचती है। जैसे वो कार से उतरती है, वो इतना बड़ा और आलीशान बंगला देखकर दंग रह जाती है। हॉल में बड़े बड़े झूमर, इटालियन फर्नीचर और हर तरफ शाही ठाट बाट है। तभी माया ताने मारते हुए कहती है, क्या देख रही हो श्वेता? इससे पहले इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा होगा ना?
जाहिर है टपरी से सीधे महल में जो आ गई हो। भाभी, आज से इस घर में श्वेता का भी उतना ही अधिकार है जितना आपका या माँ का है। यह आज से इस घर की छोटी बहू है। इससे क्या फर्क पड़ता है किसने पहले ये सब देखा है या नहीं? अब तो ये सब इसी का है। चलो श्वेता, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कल सुबह तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। ऐसा कहकर बरखा श्वेता को उसके कमरे में पहुंचा आती है। श्वेता अपने आलीशान बेडरूम में आराम करती है। अगले दिन मुंह दिखाई का बड़ा सा फंक्शन होता है। शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं। श्वेता लाल जोड़े और गहनों में अप्सरा जैसी लग रही है। वो सबसे बहुत शालीनता और संस्कार से बात करती है। सभी औरतें श्वेता की तारीफ करती हैं। सभी मेहमानों के मुंह से श्वेता की तारीफ सुनकर बरखा सुमित्रा से कहती है, देखा माँ जी, सब कितनी तारीफ कर रहे हैं। श्वेता को जरा भी घमंड नहीं है कि वो इतने बड़े घर की बहू बन गई है। अगले दिन श्वेता की पहली रसोई की रस्म थी। बरखा कुछ गहने और कपड़े लेकर श्वेता के कमरे में जाती है और उसे देते हुए कहती है, श्वेता, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो ये कपड़े और गहने पहनकर तैयार होकर बाहर आ जाओ। और हाँ, मैं अभी एक मेकअप आर्टिस्ट को भेज देती हूँ, वो तुम्हारा मेकअप भी कर देगी। ऐसा कहकर बरखा गहने और कपड़े रखकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक मेकअप आर्टिस्ट आती है और श्वेता को तैयार करके बाहर ले आती है। श्वेता बहुत सुंदर लग रही थी। तभी उसकी सास उससे कहती है, श्वेता, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो जाकर कुछ मीठा बना लो। बाकी खाना बनाने के लिए तो हमारे यहाँ शेफ लगे हुए हैं। माया बहू, इसे रसोई में ले जाओ और सब कुछ समझा दो। जी माँ जी। माया श्वेता को रसोई में ले जाती है और अपनी रसोई दिखाते हुए कहती है, देखो श्वेता, यहाँ हमारी रसोई में सब कुछ ऑटोमेटिक है, तुम्हें शायद समझ ना आए। और हाँ, आज कुछ खास बनाना। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबसे पहले सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। माया वहां से चली जाती है। फिर श्वेता इलायची और अपने खास मसालों के साथ चाय तैयार करती है और चाय लेकर हॉल में आती है और सभी को पिलाती है। चाय पीकर आदित्य कहता है, अरे वाह, कमाल है श्वेता, सचमुच तुमने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। ऐसी चाय तो मैंने दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पी। भाई, अगर ऐसी चाय हमारे उस नए बेवरेज हाउस में मिलने लगे तो वो प्रोजेक्ट कभी फ्लॉप नहीं होगा। कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। इतना बड़ा रेस्टोरेंट खुल रहा है, वहाँ ये छोटी मोटी टपरी वाली चाय नहीं चलेगी। वहाँ हमें मॉडर्न मैनेजमेंट चाहिए, जो मैंने सीखा है। मैनेजमेंट तो ठीक है माया, पर स्वाद भी तो कोई चीज होती है। सभी लोग बातें करते हुए चाय पीते हैं। उसके बाद श्वेता कहती है, माँ जी, पापा जी, मैं अपने हाथों से आप सबके लिए खाना भी बनाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ इंडिया और आउट ऑफ इंडिया के टॉप शेफ लगे हुए हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर श्वेता बहू हमारे लिए इतने प्यार से खाना बनाना चाहती है तो उसे बनाने दो। यह सुनकर श्वेता बहुत खुश हो जाती है। वो रसोई में जाती है और नौकरों की मदद से ऑटोमेटिक मशीन चलाना सीख लेती है। और श्वेता बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है और सभी को परोस देती है। सभी खाना खाकर श्वेता की तारीफ करते हैं, लेकिन माया श्वेता की तारीफ सुनकर अंदर ही अंदर जल जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन श्वेता हॉल में आती है तो देखती है कि उसकी सास उसके ससुर से कह रही है, ये घुटनों का दर्द तो जैसे जान ही ले लेगा। आज वो मालिश वाली भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई, सारा काम रुक गया है मेरा। माँ जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? मेड नहीं आई तो क्या हुआ, आपकी बहू तो है ना। चलिए, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम ये सब क्यों करोगे? तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं, रहने दो। माँ जी, माँ की सेवा करना नौकरानी का काम नहीं, बेटी का धर्म होता है। चलिए। श्वेता आयुर्वेदिक तेल गर्म करके लाती है और बड़े ही सलीके से सुमित्रा जी के पैरों की मालिश करने लगती है। तभी दिनेश वहां आ जाता है और कहता है, अरे देख रही हो सुमित्रा, ऐसी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। माँ जी, मुझे पता है कि मैं आपको उतनी पसंद नहीं हूँ, पर अब मैं इस घर की बहू हूँ और मैं वादा करती हूँ कि आपकी जिम्मेदारी में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। श्वेता की बातों से सुमित्रा का दिल पिघलने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। श्वेता अपनी सास और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रही थी। एक दिन दोपहर में श्वेता विवेक से कहती है, विवेक, मेरी वो चाय की टपरी अब नीलम संभालती है, क्या हम एक बार वहां होकर आ सकते हैं? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। क्यों नहीं श्वेता, चलो अभी चलते हैं। वो दोनों टपरी पर पहुंचते हैं। नीलम अकेले ग्राहकों को संभाल रही है। श्वेता उसे देखते ही गले लगा लेती है। विवेक वहां देखता है कि काम बहुत ज्यादा है और नीलम अकेली है, तो वो जाता है और थोड़ी देर बाद अपने साथ दो हट्टे कट्टे लड़कों को लेकर आता है और नीलम से कहता है, नीलम, आज से ये दोनों यहाँ तुम्हारे साथ काम करेंगे। ये भारी सामान उठाएंगे और भीड़ को मैनेज करेंगे। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन क्वालिटी के पेपर कप्स और नया चूल्हा लाया हूँ। अब तुम इस टपरी को एक नए अंदाज में चलाओ। ऐसा कहकर विवेक कार से निकाल कर नया चूल्हा और पेपर कप और बाकी की चीजें नीलम की टपरी पर रख देता है। ये देखकर नीलम कहती है, जीजा जी, आप तो सचमुच फरिश्ते निकले। दीदी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। यह सुनकर श्वेता की आंखें नम हो जाती हैं। थोड़ी देर वहां रहने के बाद भी लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वापस आते हुए सुमित्रा देख लेती है और गुस्सा होते हुए कहती है, रुक जाओ तुम दोनों। मुझे पता है
कि तुम दोनों उस पुरानी चाय की टपरी पर गए थे। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े खानदान की बहू बनने के बाद भी तुम उस टपरी पर गई थी। वो दरअसल माँ जी, मैं अपनी बहन नीलम से मिलने गई थी। बहुत दिन हो गए थे मुझे उससे मिले हुए। श्वेता, अगर तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलना है तो तुम अपने घर जाकर मिल सकती हो, लेकिन आज के बाद उस चाय की टपरी पर कभी मत जाना। वो तो अच्छा हुआ कि माया ने मुझे बता दिया, वरना तो मुझे इस बात का पता ही नहीं चलता। विवेक और श्वेता समझ जाते हैं कि माया ने ऐसा जानबूझकर किया है। समय बीतता है। खन्ना परिवार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट द ग्लोबल टी एंड कॉफी हाउस मुंबई में बनकर तैयार हो जाता है। आज उसकी ओपनिंग है। पूरा परिवार वहां पहुंचता है। रिबन काटा जाता है और मेहमान अंदर आते हैं। अंदर की सजावट आलीशान है, जैसे कोई महल हो। ये सब देखकर बरखा कहती है, क्या जगह बनाई है आपने। यहाँ तो हर चीज कितनी मॉडर्न है। हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ मैंने अपने सामने से देखकर कराया है। आखिर मैं यहाँ की मैनेजर जो हूँ। माया की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। वेटर मेहमानों को अलग अलग तरह की ड्रिंक्स सर्व करते हैं। श्वेता भी एक कप चाय पीती है और पीते ही वो मन ही मन में सोचती है, सजावट तो बहुत अच्छी है, पर इस ड्रिंक में वो बात नहीं जो किसी को बार बार यहाँ खींच लाए। अगर बड़े बड़े विदेशी मेहमान यहाँ आए तो उन्हें इसमें कुछ खास नहीं लगेगा। श्वेता ऐसा सोच रही थी कि तभी विवेक कहता है, श्वेता, कैसा लगा तुम्हें सब? हाँ विवेक, सब बहुत सुंदर है। वहां समय बिताने के बाद सभी घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक शाम दिनेश और आदित्य आपस में बातें कर रहे थे। पापा, हमारा मुंबई वाला प्रोजेक्ट फ्लॉप हो रहा है। कोई भी हमारे बेवरेज को पसंद नहीं कर रहा है। हमने 3 बार कुक भी बदल दिए, बड़े बड़े शेफ बुला लिए, पर कस्टमर्स का कहना है कि स्वाद में वो दम नहीं है। हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है आदित्य। मार्केट में खबर फैल गई है कि खन्ना ग्रुप फेल हो गया है। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं चला तो हमें मिलने वाले अगले 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे। हम सड़क पर आ सकते हैं। तभी श्वेता वहां चाय की ट्रे लेकर आती है। आज उसने चाय में कुछ अलग मसाले डाले हैं। वो सभी चाय सर्व करती है। चाय पीकर दिनेश कहता है, अरे ये स्वाद तो ये एकदम अलग है। श्वेता, ये कौन सी चाय है? पापा जी, मैंने आज कुछ अलग तरह से बनाने की कोशिश की थी। इसमें मैंने केसर और कुछ खास जड़ी बूटियां मिलाई हैं। श्वेता, तुम्हारी चाय में तो जादू है। वो हमारे उस करोड़ों के प्रोजेक्ट में नहीं है। तुम्हारी चाय इतनी मशहूर थी, तुम क्यों नहीं वहां का काम संभालती? पापा जी, आप क्या कह रहे हैं? वहाँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं। ये चाय वाली वहाँ क्या करेगी? मैं वहाँ की मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि वहाँ क्या स्टैंडर्ड चाहिए। माया, तुम्हारा मैनेजमेंट तो हम देख ही रहे हैं। प्रोजेक्ट डूब रहा है। मुझे लगता है हमें श्वेता के हुनर को एक मौका देना चाहिए। सभी के कहने पर श्वेता तैयार हो जाती है। अगले दिन से श्वेता उस आलीशान रेस्टोरेंट के किचन की कमान संभालती है। वो वहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग देती है। वो मसाला टी, तंदूरी चाय और आयुर्वेदिक काढ़ा जैसे कई नए फ्लेवर लॉन्च करती है। धीरे धीरे कस्टमर आते हैं और उन्हें श्वेता की बनाई हुई बेवरेजेस और चाय बहुत पसंद आती है। विदेशी मेहमान श्वेता की बनाई चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। This is the best tea I have ever had in India. It's so authentic. कुछ ही दिनों में रेस्टोरेंट की कमाई दोगुनी हो जाती है। खन्ना परिवार का नाम फिर से चमक उठता है। आदित्य और विवेक बहुत खुश हैं। एक दिन आदित्य खुश होते हुए अपने पिता से कहता है, पापा, हमारा प्रोजेक्ट सुपर हिट हो गया। श्वेता ने तो कमाल कर दिया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि श्वेता को वहां का हेड मैनेजर बना दिया जाए और माया को हटा दिया जाए। क्या मुझे हटाया जा रहा है? नहीं पापा जी, ऐसा मत कीजिए। मैनेजर की पोस्ट तो माया भाभी ही संभालेंगी। वो उनकी पढ़ाई और टैलेंट है। मैं तो सिर्फ एक कलाकार हूँ जो चाय बनाना जानती है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मैं किचन संभालूंगी और भाभी मैनेजमेंट। श्वेता की बात सुनकर माया की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ जाते हैं। वो श्वेता को गले लगा लेती है और कहती है, श्वेता, तुम सचमुच बहुत महान हो। मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, फिर भी तुमने मेरी इज्जत बचा ली। आज से तुम मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन हो। और इस तरह श्वेता और माया दोनों मिलकर अब बेवरेज हाउस संभालने लगते हैं। धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है। एक दिन श्वेता अपने ससुर के पास आती है और कहती है, पापा जी, मेरी सैलरी फिक्स कर दीजिए। श्वेता, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं विवेक, मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहनत की कमाई अलग से मिले। बिल्कुल बहू, ये लो तुम्हारा पहला चेक, 1.5 लाख रुपए। तुम इसकी हकदार हो। अब श्वेता हर महीने अपनी पेमेंट लेती है और कुछ महीनों बाद श्वेता वो पैसे लेकर अपनी बहन नीलम के लिए एक कैफे खुलवाती है और अपनी माँ के लिए एक नया घर बनवाती है। और इस तरह श्वेता की माँ और बहन भी अब सुकून का जीवन गुजारने लगते हैं और श्वेता भी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।